तो लखनऊ के हालात अभी भी एक तरह से काबू में नहीं हैं और जिस तरह से वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तशद्दुद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने खुद कहा कि लगातार लोगों को अब पहचाना जा रहा है, शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं। सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2000 लोगों को तकरीबन हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा पूरे शहर में सिक्योरिटी चौकस कर दी गई है क्योंकि कल जुमे का दिन है, इस वजह से भी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हंगामे के ये हालात क्यों बने? पुरअमन मुजाहरे के लिए जब लोग निकले थे तो इस तरह के हालात आखिर क्यों बने? और बार बार न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपील यही कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, तशद्दुद का रास्ता बिल्कुल अख्तियार मत कीजिए। वो अपील भी आपके सामने है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अमन बरकरार रखिए, तशद्दुद मसाइल का हल नहीं है। बार बार न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये अपील की जा रही है लोगों में। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत में पुरअमन एहतिजाज की इजाजत तो जरूर है, लेकिन अपने ही शहर को, अपने ही इलाके को आखिर नुकसान पहुंचाना ये कहां पर बताया गया है कि अपने शहर में इस तरह से आगजनी की जाए? और जिस तरह से अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक शख्स की भी मौत हो गई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैफ खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकी महसारी जो कि लेफ्ट लीडर हैं, बाएं बाजू के लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि शहरियत कानून मामले में 59 जो याचिका करता है, अर्जी गुजार हैं, उनमें से तहसीन पूनावाला भी एक हैं। इनके अलावा मेरे साथ अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में हम लखनऊ के हालात जानने के लिए सीधे लखनऊ का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला, इस कानून के खिलाफ आपने और 59 अर्जी गुजारों ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख एक तरह से दी है कि उस पर अगली सुनवाई की जाएगी, लेकिन उस बीच जो शहर जो हंगामा बरपा है, इसे कैसे देखा जाए तहसीन पूनावाला जी? अबू जी, सबसे पहले दोबारा से एक बार आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये इस मुल्क का सबसे नंबर 1 शो है शाम 8 बजे। अबू जी, मुझे 2 चीज़ कहनी है। याचिका तो हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस दिया है और अब हुकूमत को जवाब देना होगा। लेकिन जो सड़क पर प्रोटेस्ट हो रही है, खास करके दिल्ली में, आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, सुबह से पुलिस ने हमें डिटेन किया, उन प्रोटेस्ट में भी मैं भाग ले रहा हूँ। देखिए अबू जी, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने अब छोड़ दिया। मैं आपके साथ शो में हूं, कहीं पर पुलिस के पास सबूत नहीं है कि हमने किसी तरह की हिंसा की है। बार बार हम सोशल मीडिया पे भी बात कह रहे हैं, आप तो मुझे फॉलो भी करते हो सोशल मीडिया पे, मैं भी आपको करता हूं। दूसरी बात, हम जामिया का एक उदाहरण लेते। जामिया में ये सारा फैलाया गया कि जामिया के बच्चों ने हिंसा की, उन्होंने बसें जलाए। अब खुद दिल्ली पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हिंसा करने वाले थे वो बाहर वाले थे। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हिंसा कहां हो रही है अब्बू जी? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, कर्नाटका में, इन सूबों में बीजेपी की हुकूमत है और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में और हिंदू मुसलमानों में किसका फायदा होता है? बीजेपी का फायदा होता है। मेरा सीधा आरोप है, मैं आपके सामने चैनल पे बैठा हूं, सुबह से 2 बार मुझे पुलिस ने डिटेन कर दिया, कोई सबूत नहीं, छोड़ना पड़ा पुलिस को। अगर हमने कोई भी कानून तोड़ा हो, हमें अरेस्ट क्यों नहीं करते? मैं आपके चैनल पे, लाइव चैनल पे कहता हूं, क्योंकि जानते सबूत नहीं है, ये जानते हम नहीं कर रहे। करने वाले बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक है, ये से हिंदू मुस्लिम इश्यू करना चाहते हैं। मैं एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान इश्यू है ही नहीं। दरअसल सारा नॉर्थ ईस्ट बंद है, 9 लोग वहां पर शहीद हो गए। क्या वो भी दंगे कर रहे थे? सारी आसाम की पुलिस फोर्स ने बंदूक रख दिया है, कह रहे अब हम पुलिस में काम नहीं करेंगे। आपको बाहर से सेना और सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों पर गोली चला रहे हो। क्या किया आपने जामिया में? क्या किया आपने एएमयू में? आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आप क्यों लोगों को मार रहे हो? हम डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करें। और मैं यहां पर अब राष्ट्रपति भवन के सामने आपके साथ बैठा हूं। क्यों जंतर मंतर पे आपने इंटरनेट बंद किया है? क्यों बंद किया है? किसने आपको अधिकार दिया इंटरनेट बंद करने का? ठीक है, इस बीच सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, सबसे पहले लखनऊ के इस वक्त हालात क्या कुछ हैं? और खबर यह भी आ रही थी कि लखनऊ में जो तशद्दुद हुआ, इसके चलते एक शख्स की मौत भी हो गई है। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं लखनऊ के? तारिक
हाँ देखिए, मैं बताऊं आपको हो रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है, पुराने लखनऊ का रहने वाला ये शख्स मोहम्मद वकील इसका नाम था, और इसके अलावा भी 3 शख्स शदीद जख्मी हैं, जिसमें एक रंजीत सिंह हैं। रंजीत सिंह भी शदीद जख्मी हुए हैं। 2 लोग और हैं जो कि ट्रॉमा में इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए, ये जो तशद्दुद बरपा हुआ, इसका नतीजा बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा अंदेशा महसूस किया जा रहा था। एक शख्स अपनी जान खो चुका है। और देखिए, पूरे दिन आज देखा आपने कि लखनऊ की सड़कों पर जो हंगामा आराई रही, जिस अंदाज से तमाम तर मज़ाहमत होती रही पुलिस के और आवाम के दरमियान में, तो मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसा तवक्को नहीं की जाती थी कि लखनऊ में इस अंदाज के हंगामा आराई होगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो मजमूई सूरत हाल निकल कर सामने आई है वो ये भी है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं बेबस और नाकाम नजर आई है। तो देखिए, ये पूरा जो मंजरनामा है बहुत चौंकाने वाला भी है। पुलिस इंतजामिया था, क्या वो हालात को भांपने में एक तरह से नाकाम हो गया? क्योंकि पहले से ही पूरे यूपी में 144 लगा हुआ है। डीजीपी की तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं कि किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, और उसके बाद इस तरह के हालात बनते हैं। क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह हालात को पढ़ने में एक तरह से नाकाम हो गया? देखिए हुरैरा, बुनियादी तौर पर यही हुई है, कहीं ना कहीं जो एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान ने किया, उसमें कहीं कोताही है। देखिए, ये जो एहतजाज है ये सिर्फ अब तलबा तक महदूद नहीं है। इस एहतजाज में समाज के और तमाम तर मज़ाहिब के लोग जुड़ गए हैं। तो ये एक तहरीक बन चुका है, ये पूरा एक अवामी एहतजाज हुआ है। हालांकि ये सोचा जा रहा था कि लखनऊ के परिवर्तन चौक पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आएंगे, जमा हो जाएंगे, और ऐसी तवक्को की जा रही थी। और देखिए, इसी पेश नज़र रात कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी एक दिन पहले रात में, कि ताकि हालात को काबू में किया जा सके, अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रहे और एक पुरअमन एहतजाज ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस अंदाज से लोगों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया है इस NRC को लेकर और CAA को लेकर, तो वाकई वो आज ये लखनऊ ने बताया कि ये एहतजाज अब सिर्फ चंद तलबा की यूनियन तक नहीं, कुछ जमातों तक नहीं, बल्कि एक अवामी एहतजाज की शक्ल से मुख्तसर में क्योंकि तो मैं अगर खदरा की बात करूं, ठाकुरगंज की बात करूं, हजरतगंज की बात करूं, या फिर लखनऊ के दूसरे अगर इलाकों की बात करूं, इस वक्त हालात कैसे हैं जहां पर आज तशद्दुद हुआ था, जहां पर आज झड़प हुई थी? देखिए, जहाँ तक पुराने लखनऊ का ताल्लुक़ है, खदरा का और हुसैनाबाद का ताल्लुक़ है, ठाकुरगंज का ताल्लुक़ है, वहाँ पर पुलिस हरकत में आई है और वहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ देर पहले तकरीबन 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो लोग तशद्दुद में शामिल थे, या यूँ कहें कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्हीं को लेकर कुछ गिरफ्तारियों का अमल अब शुरू किया गया है। लेकिन हजरतगंज मैं महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश वर्मा जी, दो चीजें हैं। एक तो सरकार की तरफ से सख्त इंतजामात करने का दावा किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त इंतजामात करने का दावा किया गया। पूरे स्टेट में अगर हम यूपी में बात करें तो 144 लगा हुआ है। उसके बाद इस तरह के हालात बन गए, और जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही कहीं ना कहीं। देखिए, राजनीतिक रूप से इतना बड़ा हताशा और निराशा के चलते इस तरह का उन्माद भर देना और निर्दोष लोगों को इस उन्माद के आग में झोंक देना और एक रक्तचाप कराना, एक तरह से मैं कह रहा हूं कि ये किसी अपराध से कम नहीं है। आप अपनी क्षुद्र राजनीति की वजह से, राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस तरह के स्तर पे आप उतर आएंगे, ये किसी अमनो अमान जिस देश में चाहने वाले लोग हैं ये कभी सोचे भी नहीं थे कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को आप ये इस तरह से आंदोलन में उतार रहे हैं, उनको ना ये बता रहे हैं, ना समझा रहे हैं, ना कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तहसीन पूनावाला साहब ने एक बात कही, उन्हीं बातों में से मैं उनको इंगित करना चाहूंगा कि आपने याचिका डाली, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितने स्मार्टली कह दिया कि मैंने याचिका डाली, मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। क्रेडिट ले रहे हैं, एक उन्माद भर रहे हैं, उन बच्चों को यह बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए याचिका डालने गए हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि वो याचिका डाले किस चीज क्या है। उन्होंने याचिका डाल के सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या है। अरे भाई ये तो बताओ, प्रियंका गांधी बैठती हैं इंडिया गेट पर। अरे सुनिए, आप या तो इनसे बात करा लीजिए या मेरी बात खत्म हो जाए, तो ये बोले तो अच्छा रहेगा। इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महेश वर्मा जी ने बोला, सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जो हंगामा हुआ है क्या इसमें सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि ये जो हंगामा है
या ये जिस तरह की आज अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, क्या करना चाहिए एक राज्य सरकार को, एक प्रशासन को क्या करना चाहिए जो उचित रहेगा, जो उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुल्क के हम हालात किस चीज में अपनी ताकत झोंक रहे हैं? हम अमन और अमान के साथ रह रहे थे, हम शांति व्यवस्था के साथ रह रहे थे, लखनऊ में इससे पहले अच्छे ढंग से चल रहा था। महेश वर्मा जी, किस तरह से लखनऊ में इससे पहले नदवे का वाकया हुआ, ये समझने की जरूरत है। आज पूरे मुल्क में इस तरह के हालात बने हुए हैं। अगर सुनिए, कांग्रेस, बीजेपी या लेफ्ट या अनलेफ्ट, ये उससे पहले हम भारतीय हैं। एक भारतीय होने के नाते अगर हम सोचें और ये बताएं कि जो ये नागरिक संशोधन बिल आया है, उस बिल से किसी आदमी को नुकसान नहीं है। किसी भी तरह से एनआरसी की बात कह के और उन्माद फैलाई जा रही है। रिट की बात आप तहसीन साहब कह रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में किस बात की रिट डाली है, क्यों डाली है, वो बताइए ना साहब, इसका जवाब दे रहा ताकि लोगों को समझ में तो आए। ये उन्माद के आग में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले तहसीन पुनावाला इसका जवाब दे रहे हैं। महेश वर्मा जी, बात हो गई, अब सुनिए, बताइए केजरीवाल जैसा आदमी ये महेश वर्मा जी, आपकी बात हो गई, मैं आपके इस सवाल पर जवाब ले लेता हूं तहसीन पुनावाला से। जी तहसीन पुनावाला। महेश जी की बात मैंने बड़े गौर से सुनी। उन्होंने कहा कि हम गलत चीज़ें फैला रहे, उन्माद फैला रहे। मैं कोट करता हूँ एक सज्जन को, बहुत ही ज्ञानी सज्जन है, इस देश के गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है, उनका नाम है श्री अमित शाह जी। वे कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ उनको, सीएबी से एनआरसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले सीएबी यानी कि अब सीए करूंगा, इसके बाद मैं एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करूंगा। एनआरसी की प्रक्रिया में सिर्फ बंगाल में नहीं, सारे देश में, सारे मुल्क में करूंगा, और जितने भी घुसपैठिया है उनको मैं बाहर करूंगा। अब सीए में क्या होता है, सारे व्यक्ति इस मुल्क के सिटीजन बन सकते हैं सिवाय मुसलमानों के। दूसरी चीज, परसों अमित शाह जी बात कर रहे थे आपके कुछ सहयोगी से, वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं। आपने रीट किया सुप्रीम कोर्ट में डाला, साहब इनसे पूछ लीजिए। अबू जी मेरा हो जाएगा। ठीक है महेश वर्मा जी, मैं आ रहा हूं। महेश वर्मा जी, मैं आपको मौका दूंगा। दूसरी चीज अमित शाह जी, दूसरी चीज अमित शाह जी कहते हैं कि किसी को भी दस्तावेज की जरूरत नहीं, हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। मेरे सवाल है, क्या आज तक पिछले 6 साल में, पिछले 70 साल में क्या किसी ने अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी, इंदिरा गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, राजीव गांधी जी, किसी को रोका था सिटीजनशिप देने को? वो तो आज भी आप दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। आप ये प्रक्रिया क्यों कर रहे हो? आप ये प्रक्रिया इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि इसमें देश उलझ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बंद होगा, इसमें दंगे होंगे, दंगों में आपका फायदा होगा, और जो डिबेट नहीं होगी वो इकोनॉमी की नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी और नौकरियां खत्म हो रही है। आखिरी बात, मैंने कौन सी रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में? मैंने जो भी रिट डाली सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, एजी कहता रहा आप नोटिस इश्यू मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू की। आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा, ये कहते हुए कि हमने कहा कि इस पर स्टे लाओ। हमने स्टे की मांग भी नहीं करी, इसको भी हमने क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सेकंड में नोटिस इश्यू किया, आपको 1 सेकंड में। अटॉर्नी जनरल की एक बात नहीं सुनी, यह हमारी रिट की ताकत है। ठीक है, मैं महेश वर्मा जी 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। बात पूछना चाह रहा हूं जी कि मुझे ये बता दें कि 2003 में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। आप मुझे बोलने का मौका दिए हुए, इनको दिए हुए। नहीं ठीक है महेश जी, आप बात कीजिए, मैंने उनको कहा मौका दिया, आप बोलिए। लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने राज्यसभा के फ्लोर पे ऑन दी रिकॉर्ड है, और उसमें उन्होंने सीएए लाने की जो बात कही, उसको 2006 में एक बिल के फॉर्मेट में कांग्रेस ले आई। अपने घोषणा पत्र में, अपने जनसभाओं में कांग्रेस के नेता इसके बारे में खूब हो हल्ला किए कि देश में घुसपैठियों का जो है अंत होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए, उसके लिए कानून होना चाहिए। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में घुसपैठिए होंगे तो वो जो है हमारे संसाधनों पे हक जमाएंगे। अब उसके लिए अगर कानून नहीं होगा तो हटाएंगे कैसे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं 1 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं। जिसका 1 ही सेकंड में जवाब देते, मुझे निकलना है। जिसका वजूद ही नहीं है। मैं बहुत सही कहा उन्होंने, आया ही नहीं है। ये बहुत सही कहा उन्होंने, भड़का के और उनसे उन्माद फैलाते हैं। ठीक है महेश इस पर तहसीन पुनावाला का जवाब दे लेते हैं, वो शायद डिबेट से जा रहे हैं।
तहसीन ठीक है, तहसीन इस पर आपका कमेंट। मैं फिर सैफ आपके पास भी आ रहा हूं। जी, मुझे जंतर मंतर जाना है। सबके पास बहुत ही जी बहुत ही सही कह रहे वो। इसीलिए आसाम अकॉर्ड में 85 में ये कट ऑफ डेट 71 की डालते ही कहा गया था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाए। आपने 85 की डेट को 2014 कर दिया, 9 लोग आसाम में शहीद हो गए। आपने आसाम के लोगों से पूछा? दूसरी बात, बिल्कुल सही कह रहे केजरीवाल जी, आप कहां से ला रहे हो? आपको यहां नौकरियां देने की आपके पास कैपेसिटी नहीं, आपको यहां लोगों को घर देने की कैपेसिटी नहीं, और बिना दस्तावेज के आप लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हो। मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अपनी बात खत्म करते हुए, मान लो पाकिस्तान का एक ISI एजेंट बता दे कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्ध हूं, और वो आ गए, उसको कोई दस्तावेज नहीं देना है जैसे अमित शाह जी कहते हैं, और वो सिटीजनशिप बन गया, हमारे IB में आ गया, रॉ में आ गया, पुलिस फोर्स में आ गया। आप कुछ सोचते हो या आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है? यहां पर हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमारे बच्चों को रोजी दो, हमारे बच्चों को इकॉनमी दो। आप क्या कर रहे हो? दीजिए आप। तहसीन पूनावाला जी, देखिए आसाम एकॉर्ड की बात हो जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी की बात हो जाएगी, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, बिल के बारे में इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन मत दो। ठीक है, महेश वर्मा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है महेश जी, मैं आ रहा हूं। क्लियरली महेश वर्मा जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। सुन लीजिए महेश वर्मा जी, थोड़ा सुन लीजिए, एक एक करके बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और बात भी सबको समझ में आएगी। मैं सैफ खान आपके पास आऊंगा। सैफ, देखिए आज का जो मेरा डिबेट का इशू है वो यही कि आखिर ये हंगामा बर्पा क्यों है, ये हंगामा आखिर क्यों हो रहा है। और अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको एहतजाज करना है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी नाराजगी जाहिर करनी है, तो आप पुरअमन एहतजाज कीजिए, पीसफुल एहतजाज कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन जो अब शुरू हो गया है, जो तशद्दुद हो रहा है, ये क्या इसकी गुंजाइश हमारी जमहूरियत में है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अबू हरेरा साहब, आपने मौका दिया, वरना मुझे लगा कि शायद आज जो है मौका मिलेगा ही नहीं। आपने जितना वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया है उतना ही वक्त आपसे उम्मीद करता हूं। नहीं देखिए, अब सैफ डिबेट पर आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि डिबेट में सिर्फ इशू पर बात हो, क्योंकि तहसीन पूनावाला को निकलना था, उनके पास सिर्फ 15-20 मिनट थे, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उन्हीं को इस डिबेट पर ले लिया। डिबेट पर सीधे आ जाइए, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। जान के जो है भड़काया गया, उन स्टूडेंट्स को लाठियां मारी गई, उनके ऊपर जो है अत्याचार हुआ, उन पे जुल्म हुआ। आप मुझे यह बता दीजिए, आज भी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आला अफसर जो है कहते हैं कि जो आज एक की जो मौत हुई है, वैसी दिल्ली में भी हुई है, वैसे ही जो है सैम स्टेफर्ड की भी हुई है। लगातार जो है वो भी गोली मारने से हुई है। लगातार आला अफसर आके सामने कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो फायरिंग तक नहीं की। जबकि मैं बताना चाहता हूं, सफदरजंग के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील गुप्ता ने यह पुष्टि दी है और कंफर्म किया है कि जो पेशेंट्स वहां पे एडमिट हुए थे वो गोलियों की वजह से एडमिट हुए थे। तो अत्याचार किसको बोलते हैं आप? क्या आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अत्याचार नहीं है? जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठियां जो मारी जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स को, आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गए आप। क्या आपके पास परमिशन थी अंदर घुसने की? यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के आपने जो लड़कियां उन तक की हड्डियां तोड़ दी मार मार के। जो है क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट आप करना? एक्चुअली सच्चाई है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ आवाजें उड़ जाती हैं। अब मैं ये बात करना चाहूंगा, जो प्रवचन दे रहे थे यहां बैठ के, वो बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे देश के हालात क्या हैं। पीयू रिपोर्ट ये कहती है 2018 की, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन में हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी 10वें के ऊपर। ठीक है, मैं सैफ उस पर आऊंगा। सैफ, मुझे ब्रेक पर जाना भी, 2-3 मेहमान मेरे साथ और बैठे। मैं क्या कह रहा है सैफ? आपको ये बताना चाहता हूं, मैं उस पर आगे आऊंगा। सैफ खान, मैं उस पर आगे आऊंगा, मैं उस पर बात करूंगा। मैं विके जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनिए, सैफ अभी देखिए, अभी टाइम इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा मुझे। अब आपने पूछा, सैफ खान साहब सुन लीजिए, सैफ खान सुन लीजिए, मैं डिबेट में आगे इस इशू पर आऊंगा। देश के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सैफ खान सुन लीजिए, सैफ खान खामोश हो जाए, मैं इस पर आऊंगा, आगे आऊंगा। मैं विकी जी आपके पास आऊंगा। क्या है देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 14? विकी जी, आज पूरे मुल्क में हमने देखा कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, लेकिन कई जगहों से इस तरह की खबर आई जहां पर तशद्दुद हो गया, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे देश में आज जो है प्रोटेस्ट के ऊपर है, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें DU, जामिया, सैफ खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं नहीं? यूनिवर्सिटी, सैफ खान मुझे सुन पा रहे हैं नहीं? मद्रास,
सैफ खान, सैफ खान, अहमदाबाद, सैफ खान भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुझे दूसरे के पास जाना, तकरीर करने के लिए यहां नहीं बुलाया मैंने। ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं, क्योंकि विकी भी वहीं बैठे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, मुल्क में हम लगातार देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एहतजाज हो रहा है, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आज लखनऊ से खबर आई, पटना से जिस तरह की खबरें आई, गुजरात के अहमदाबाद से खबर आई, कर्नाटक के मैंगलोर से आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या इससे क्या कुछ नतीजा निकाला जाए? देखिए अब हुर्रा साहब, जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको हक है कि अपनी आवाज बुलंद करे, अपने एहतजाज करे। लेकिन ये जिस तरह से हिंसा, आगजनी हो रही, वो वाकई काबिल मजम्मत है। चाहे जिसके तरफ से हो, या स्टूडेंट की तरफ से हो, या असामाजिक तत्व से हो, ये गलत है। इसे कोई, हर आदमी मजम्मत कर रहा। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि हर पार्टी के लोगों को, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कम से कम अवाम के सामने सीएए का पूरी तरह से बात वाज़ा करना चाहिए। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई एक्ट का असर नहीं पड़ेगा, ये पैगाम उन्होंने दिया। घबराने की जरूरत नहीं, मुझे 30 सेकंड 40 सेकंड समय चाहिए। लेकिन जब मैं समझता हूं कि इसको एनआरसी से जोड़ा जा रहा है, एक सवाल उठता है कि हमारी पार्टी ने, जेडीयू ने लोकसभा और नहीं मेरी बात नहीं, मेरा सवाल ये है, आप जो अभी आप एक खामोशी से सुन रहे थे मुझे बात, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ सैफ साहब पहले सवाल मैंने आपसे सवाल किया था। मैं बोले दीजिएगा, अगर आप बोले, आप बोलिए, अरे आप ही ना बोलिए तो अरे मुझे बोले सच्चाई यही है ना नहीं असल में मुझे बोलने दिए। लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं नोएडा स्टूडियो में, बोलने का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ऑडियो नोएडा को ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन करें। जी अफजल अब्बास साहब बात पूरी कर लीजिए आप। साहब बोलने दीजिए मुझे। साहब मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं, उसके बाद से अपने कैमरामैन को बोलिए हटा ले, कोई एतराज नहीं मुझे। मैं समझ रहा हूं जहां तक कि ये बवाल, ये जो देश स्तर पे फैल रहा है, वो देखिए एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए था। अमित शाह जी का ये बयान देना, अरे सुन लीजिए आप लोग, हल्ला बहुत कर रहे हैं आप लोग, दूसरे को मौका दीजिए ना बोलने के लिए। नहीं ठीक है अफजल अब्बास साहब कंटिन्यू कीजिए। वो असल में क्या तमाशा बना रखा है? असल में वो लोग हमारी शायद आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जिसको मौका मिले आप कंटिन्यू कर लीजिए। अगर उनका एजुकेशन उनसे छीना जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं कि देखिए एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए था, लेकिन अमित शाह जी होम मिनिस्टर का ये बयान कि देश स्तर पे हर स्टेट में एनआरसी होगा, मैं समझता हूं कि इसी के बाद से लोगों में तशवीश पैदा हुई, लोगों में घबराहट पैदा हुई, बिलखसूस मुसलमानों में, कि एनआरसी होगा तो बहुत सारे निकल जाएंगे, बहुत सारे इनको सिटीजनशिप हटा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉज है। आपके चैनल पे मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं, ऐलान करता हूं हाथ जोड़ के कि वो अपना बयान खुल के आके टीवी चैनल 5 मिनट दे दे। यकीन मानिए कि ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लोग गुमराह हैं। जाहिर सी बात है, वाज़ेह करना होगा कि ज़हन को वाज़ेह करने के लिए मन में जो डर है उसे एक तरह से वाज़ेह करना होगा, कंफ्यूजन को वाज़ेह करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को आना चाहिए। लखनऊ तारिक कमर के पास जाना चाहूंगा, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। तारिक कमर, क्योंकि आज लखनऊ में काफी ज्यादा तशद्दुद हुआ और अभी भी हालात एक तरह से पूरी तरह से काबू में नहीं। कल क्योंकि तारिक जुमे का दिन है, ऐसे में क्या कुछ इंतजामिया के सामने चैलेंजेस होंगे कल के लिए? बहुत अहम सवाल है ये। और देखिए इस पर थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की है जिम्मेदार अफसरान से। जुमे की नमाज होनी है और देखिए ये एक जो अहम पहलू है इसका हुर्रा वो ये है कि अब गिरफ्तारियों का सिलसिला पुलिस ने शुरू कर दिया है। तो ये जो गम और गुस्सा लोगों में और बढ़ेगा, इसको सुबह किस अंदाज से रोका जाएगा और ये रात में क्या कुछ हिकमत अमली ऐसी बना ली जाएगी कि जिससे कल इस तशद्दुद से बचा जा सके। तो इस पर बहुत गौर व खोज करने की ज़रूरत है, बहुत संजीदा
नजर रखने की जरूरत है। अच्छा देखिए, जिन इलाकों में ये तशद्दुद बरपा हुआ है उन तमाम इलाकों में बड़ी मसाजिद हैं और कसीर तादाद में अक़लियती तबका आबाद है। तो बिलखुसूस जो हुसैनाबाद का इलाका है, खजरा का इलाका है, ठाकुरगंज का इलाका है, यहाँ पर सब बड़ी मसाजिद मौजूद हैं और उसमें जाहिर है कि नमाजों के जो औकात हैं वो भी कमोबेश आधा एक घंटे के ही फ़र्क से हैं। तो इसमें यह देखना होगा कि उलमाए किराम की जानिब से क्या कुछ ऐलानात किए जाते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, पुलिस इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ तदाबीर ऐसी की जाती हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो माहौल है इसको किसी न किसी हद तक काबू किया जा सके, लोगों को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए खासतौर से कल का दिन एक तरह से बहुत चैलेंजिंग रहेगा लखनऊ में। मैं विकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए नोएडा में क्योंकि आप लोग तीनों जगह एक जगह बैठे हुए हैं, अगर एक साथ आप लोग बोलेंगे तो शायद प्रॉब्लम होगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होगी और मैं जो यहां से सवाल करूंगा उसे आप लोग को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके ही जवाब दीजिएगा। विकी, मैं आपके पास आऊंगा। विकी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब एक एहतिजाज शुरू हुआ था, पीसफुल एहतिजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा कि कई शहरों में कहीं पर गाड़ियों को जला दिया गया, कहीं पर पुलिस की चौकी को नजर आतिश कर दिया गया, आग लगा दी गई, एक शख्स के मरने की भी खबर आ रही। अब जो इस तरह के हालात बन रहे, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं बोला क्योंकि मैं इस डिबेट में विश्वास रखता हूं कि हर बंदे का आवाज जनता तक जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आप समझिए, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं कि अगर देश का हुक्मरान कोई फैसला ले रहा है, उसके खिलाफ अगर एक भी आवाज उठता है तो उसको भी सुनना चाहिए। इस देश का पूरा युवा, इस देश की हर पीढ़ी इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और अमन अमान से खड़ा हो रहा है। आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं, उसके बाद आप उसको इजाजत क्यों प्रोटेस्ट करने? आप जनता को फ्री समझते हैं क्या? उनको और कोई काम नहीं? वो हर रोज सड़क पे, अभी दिसंबर में एग्जाम का टाइम है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बॉयकॉट करना पड़ रहा है एग्जाम का, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार इस देश की जमहूरियत पे अटैक कर रही है, क्योंकि ये लोगों की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। पत्थर खेल रही है इस देश की सरकार। कैसे? पहले जी सब खाता खुलवाएंगे, हम 15 लाख डालेंगे, सब लोगों का खाता खुलवा दिया, लोग लाइनों में लगे रहे, पत्थर ये खेले, डिमोनेटाइजेशन किया, तब इन्होंने लोगों के साथ मजाक किया। अभी ये एक और इन लोगों ने नया जोक छोड़ दिया लोगों के बीच में कि हम इस तरीके से, आप कभी एक कम्युनिटी को अटैक करते हो, कभी दूसरी को। आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा विकी जी, मुझे बहुत छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। कानून के खिलाफ लगातार मुल्क गिर पैमाने पर और मुल्क गिर सतह पर एहतिजाज हो रहा है, लेकिन इस एहतिजाज का अब दायरा वसी होता जा रहा है। एक शहर में कई जगहों पर एहतिजाज हो रहा है, लेकिन अब जो इसमें तशद्दुद की शुरुआत हो गई है, ये एक तरह से फिक्र की बात है, तशवीश की बात है। इस पर सरकार और इंतजामिया के लिए कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लग जाता है और एक बड़ा चैलेंज जरूर खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जमहूरियत है, यहां पर पुरअमन एहतिजाज किया जा सकता है, लेकिन जमहूरियत में तशद्दुद की कहीं पर कोई जगह नहीं है। इसी वजह से न्यूज़ 18 लगातार यह अपील कर रहा है कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करें और पुरअमन, अगर एहतिजाज करना भी है तो पुरअमन एहतिजाज किया जाए और खासतौर से अफवाहों पर किसी तरह का ध्यान न दिया जाए। मैं ब्रेक के बाद महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश वर्मा जी, आज अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, वो किसी की बात ही सुनना नहीं चाहती है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया अखिलेश जी ने कि किस बात की आवाज दबाई जा रही है। वो अपने श्रीलंकन जो हिंदू हैं उनको आपने बिल से बाहर निकाल दिया, इस चीज के लिए आवाज उठाई जा रही है। भूटानीज जो हैं उसमें क्रिश्चियंस को बाहर निकाल दिया, इस चीज के लिए आवाज उठाई जा रही है। बाद में माइनॉरिटीज जिसको आप बोलते हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियनिटी को तो इंक्लूड किया, बुद्धिज्म को बाहर निकाल दिया, मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया, इसलिए आवाज जो है उठाई जा रही है। आर्टिकल 14 को आपने स्क्रैप किया, इसलिए आवाज उठाई जा रही है। आर्टिकल 15 को आपने स्क्रैप किया, इसलिए आवाज उठाई जा रही है, इसलिए नहीं उठाई जा रही आवाज। और उन लोगों को जिनको आप ये बोल रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फॉलो नहीं किया है ये। मैं साफ बोलता हूं, सैफ खान हो गया, बात हो गई आपकी। सैफ खान, हमने देखा भी कि सैफ खान आपकी बात हो गई, कैसे जुल्म जो है किया जा रहा है। मिस्टर सैफ, आपकी बात हो गई, ये भी देखा कि बात हो गई, पेट्रोल डाल रहा था। सैफ, ये चिल्लाने के अलावा सैफ खान आपकी बात हो गई, हमने वो भी देखे। बात हो गई, सैफ खान आपकी 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 बात हो गई,
सैफ खान, मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, आपको बात रखनी है, आपने कहा कि आवाज किस वजह से उठाई जा रही है, आप मुख्तसर में बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने सवाल महेश वर्मा जी से किया था, क्योंकि आप लोग तीनों एक जगह पे बैठे हुए, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। महेश वर्मा जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, और सैफ खान जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी आप दे दीजिए। महेश वर्मा जी। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जितने जो चीज़ें हैं ना, जैसे अभी बिक्की जी ने एक बात कही कि भाई हमारे लोग जो निकल के आ रहे हैं वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि उनको सीए से प्रॉब्लम है। सीए डिस्टॉर्ट मत करिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। अभी ये भड़का आप ये मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। ये मतलब मेरा स्टेटमेंट वो मैंने कैसे कहा ये नहीं बताएंगे। बात करते हैं, मतलब आप लोग, मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूंगा कि हम श्रीलंकन हिंदूज की, ये आपने डिबेट एक्ट हो रहा को है, क्यों मजाक बाहर हो रखा? रहा है। नहीं, आपने उनको क्यों बाहर रखा? अरे भाई, मैं जानना डिबेट चाहता आप हूं। कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो आपके लिए मजाक हो जाता है। वाह साहब, मैं पूछता हूं, फिर पूछूंगा, श्रीलंकन में हिंदूज को क्यों बाहर रखा? आप इनको एंकर की जगह ठीक है, भूटानी ठीक है, क्रिश्चियंस को क्यों बाहर रखा? इनको बिठा लीजिए। नहीं, ठीक है महेश वर्मा जी, अब जवाब दीजिए। महेश वर्मा जी, देखिए अब जब आप डिबेट में बैठे हैं तो आपसे सवाल तो किया जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आपसे सवाल न पूछा जाए? जवाब दीजिए ना। अब कितनी बार सवाल करूंगा? बताइए, आप खामोश हो जाइए। चिल्लाने लगते हैं बीच में। अब बोलने दीजिए महेश वर्मा को। जाएगा, ये बोल दीजिए। फरेरा साहब, ये है इनकी सच्चाई। सैफ खान, मैं ये कह रहा हूं कि महेश वर्मा जी की बारी, उन्हें बोलने दीजिए। आप बीच में बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम पे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, सैफ खान, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं बीच में? आराम भाई, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। सुनिए, अब बता दीजिए। कोई इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। कानून के तहत आप कोई चीज अगर सुनना चाहेंगे, मैं अफजल अब्बास साहब के पास आ रहा हूं, थोड़ा इन्हें आपके अफजल अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। अफजल अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, क्या जिस तरह से लोगों में अब नाराजगी है, जिस तरह से लोग एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां तक ठीक था, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वहां तक समझ में आ रहा था, लेकिन अब तशद्दुद हो रहा है। क्या यह तशद्दुद मसले का हल है? क्या इससे मसले का हल निकलेगा? अबू हुरैरा साहब, जब कोई एजिटेशन अगर तशद्दुद में तब्दील हो जाता है तो वो मकसद फौत हो जाता है। मेरा यह मानना है कि एहतजाज करना चाहिए। अगर आपको डेमोक्रेसी में हर इंसान को, हर पार्टी को, हर इंसान को जरूरत क्या मौलिक अधिकार है कि वो कर सकता है, लेकिन तशद्दुद के एहतजाज के आड़ में जितने तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है, वो चाहे जिस तरफ से हो, वो काबिल मजम्मत है। मैंने पिछले सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि ये जो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दिए, उसके बाद से मुझे कोई इतराज नहीं, आप बोलने का मौका देना दे। देखिए, मुसलमानों में और लोगों में कंफ्यूजन पैदा क्यों है? क्या है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया था कि इससे कैब से सीए से कोई घबराने की जरूरत नहीं हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, लेकिन मैं पार्टी से हट के भी जाती तौर पे भी ये कह रहा हूं, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी, जब एनआरसी का जो आसाम में लागू करने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था। अब ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया, 12 कहा उन्होंने कि पूरे देश स्तर पे ये एनआरसी लागू किया जाए, हर राज्यों में किया जाएगा, जिसपे प्रशांत किशोर हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि 15 राज्यों में तो अब बीजेपी की सरकार नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न ले करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप बड़ी ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को मन की बात में ही सही या दिल के बात में सही या वक्त निकाल के 1 मिनट के लिए देश को संदेश दे। मैं समझता हूं कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और एनआरसी का जहां तक सवाल है कि एनआरसी करना आसान काम नहीं है, हर एक स्टेट की अलग अलग विचारधारा है। जैसे अभी आज देखिए, एनआरसी के क्या नाम है उनका, आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी एनआरसी लागू नहीं होगा। तो एनआरसी को क्या सीए से जोड़कर हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, जिससे ये ज्यादातर जो एहतजाज हो रहा है, इसको बाइफरकेट करके केंद्र सरकार को वाजा करना पड़ेगा, वरना ये डिसीजन बड़े और बढ़ता जाएगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से हर एक संगठन को मैं अपील कर रहा हूं कि एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन करें। चैनल पे प्रवचन देना बहुत आसान है। विकी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि
मैं एक NRC तरह ये मैं जवाब दे दूं। अमेंडमेंट मैं जो जवाब एक्ट दे है दूं। ये और दूसरी तरफ एनआरसी दोनों को एक साथ जोड़कर लाया जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी ज्यादा है, लोग इस वजह से ज्यादा परेशान है। विकी जी, विकी आप मुझे सुन पाए? हम जी दीजिए। मेरा सवाल यह था कि अफजल अब्बास साहब जो बात कह रहे थे कि एनआरसी को जिस तरह से इस एक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है सीएए के साथ, क्या इसकी वजह से लोगों में ज्यादा एक तरह से तशवीश है, लोग इसकी वजह से ज्यादा डरे हुए हैं और इतना ज्यादा लोगों में डर है कि वो एक तरह से सड़कों पर निकल आए? देखिए, इस सरकार से देश की जनता का भरोसा पहले दिन से उठ चुका है। अगर इन लोगों को देश के हित में कुछ करना होता तो ये नौकरी का वादा करके उससे दौड़ते नहीं। ये कभी आप देखिए कश्मीर के मुद्दे पे इन लोगों ने जो किया, एक एक बार मतलब इस देश में ऑन रिकॉर्ड वीडियो में दिखता है कि लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है, फिर भी लोग अपराधी छूट जा रहे हैं। इनके सांसद रेप केसेस में फंसे हुए हैं, उन लोगों पे कोई बात नहीं करेगा। आप क्या समझते क्या है? मैं बार बार कहता हूं, इस देश के यूथ के आगे इतना बड़ा भविष्य है। ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक शगुफा छोड़ते हैं। अब पहले सीएए की बात हुई, उसके बाद एनआरसी। क्यों पूरे देश में से कितना स्टेट कह रहा है कि हम एनआरसी नहीं करवाएंगे? देश के ये कहते हैं कि हम उन सब लोगों को बाहर निकालेंगे जिनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस किसान ने इस देश में अन्न बोया, आपका पेट भरा, अगर उसके पास उसका कार्ड नहीं है, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप वोट खेलना बंद करिए, आप उसका रियल इशू पे आइए, आप एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की बात करिए। ये देश को मरवाना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। इनका प्रिंसिपल है कि जब भी आज पूरे का पूरा यूथ में अनरेस्ट क्यों है? क्योंकि आप समझिए कि तमाम डिग्रियों के तले अपने सर पे बोझ लेके चलने वाला नौजवान के पास अपनी मां की आंखों में आंखें डाल के देखने तक की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस देश की सरकार ने इतना जलील किया उसको। आप उसकी रोजगार, क्योंकि देश ठीक है, इस पर हम महेश जी से जवाब लेंगे, इस पर महेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन मैं ठीक है सैफ खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ठीक है विकी जी, बात हो गई। देश की सरकार, आप बोले विकी जी, किसी बात हो के गई। पास है कार्ड तो आप ठीक है। उसको, और ये कोई पैरामीटर नहीं है जनाब, ये कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मैं सैफ खान आपके पास आऊंगा। विकी आपकी बात हो गई, आतंकवादी होने विकी अब बात हो गई, अब सुन लीजिए विकी जी, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। अब सुन लीजिए सैफ खान, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग की जिसकी बारी मैं जिससे सवाल करूं वही जवाब देगा। मैं सैफ खान आपके पास आऊंगा। सैफ, मुल्क में इतना बड़ा इशू है, आप देखिए कि मुल्क की कई रियासतें जल रही हैं। लखनऊ में आज जो कुछ हुआ, हैदराबाद में हुआ, इसके अलावा गुजरात में और बिहार में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। लेकिन सैफ खान, जब मुल्क में इस तरह के हालात हो तो क्या राहुल गांधी को मुल्क छोड़कर बाहर जाकर सैर करनी चाहिए, सैर सपाटा करना चाहिए राहुल गांधी को? साहब नहीं, आपने ये कहां से आपने जो वो किया कि वो बाहर निकल के वो जरूरी काम से गए हैं? 10 दिन के लिए बाहर गए। यहाँ मुल्क जल रहा है सैफ खान, यहाँ मुल्क जल रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं। प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए हैं, वो यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए मोदी जी की तरह जो हर जगह जनता का पैसा लेके। वो वहां के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए हैं, जिसकी ऑफिशियल तस्वीरें भी बाहर आई हैं। और अब मैं ये भी सामने बोलना चाहूंगा कि थोड़ी सी बात विकी जी की और एग्जैजरेट करके बोलना चाहूंगा। आज हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे जो 11% है। आज हमारे देश की 12 करोड़ यूथ जो है इस वक्त बेरोजगार है, यानी 550 नौकरियां दिन की खराब हो रही हैं। यानी आप ये समझे 15,000 जॉब जो है वो ऑटो सेल सेक्टर में खराब हुई, 66,000 जॉब जो है आईटी सेक्टर में खराब हुई, 87,000 जॉब उसमें पड़े हुए हैं सेक्टर्स में खराब। सैफ खान कहां उसमें पड़े हुए हैं? आज लखनऊ जल रहा है, तो ये लखनऊ जल रहा है, क्या उसकी वजह ये है? से सवाल पूछे सैफ खान को क्यों बाहर रखा गया, सैफ खान पे जवाब नहीं था। आप सैफ खान क्यों रहे हैं? ये सैफ खान, मैं ये कह रहा हूं, क्या ये सवाल यहां पर बनता है? लखनऊ में क्या आग इसकी वजह से लगी हुई है? गुजरात में क्या, अहमदाबाद में आग इसकी वजह से लगी हुई है? क्या लोग आज पूरे मुल्क में जो सड़कों पर निकले, क्या इसकी वजह से निकले हुए हैं? आप सिटीजनशिप एक्ट पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है आपने, ये उसके खिलाफ निकले हुए हैं। और मैंने आपको आर्टिकल, हमारे देश का आर्टिकल 14 का एग्जांपल दिया।
मैंने आर्टिकल 15 का एग्जांपल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीलंका दूसरी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें से आपने एक्सक्लूड क्यों किए हैं और इंक्लूड कौन कौन से किए हैं और वो क्यों किए हैं, किस हिसाब से किए हैं, जरा आप इनसे पूछ लीजिए, जिसका जवाब नहीं मिलेगा आपको जो है। मैं अगर ये भी पूछूंगा कि उस गरीब परिवार से पूछ लीजिए, जो गरीब परिवार जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ नहीं है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर वो एक हलफनामा दे दें और अब साथ में पड़ोसियों को उसको प्रश्न कर दें तो वो आपका सिटीजन कहलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं आपको। आप मुझे अब ये बता दीजिए कि आप जो है कॉन्ट्रडिक्टरी एनआरसी क्या कहती है और ठीक है। अब मैं दोनों महेश में वर्मा आपस जी से में सवाल करूंगा, contradiction है। आप लोगों का जवाब मैं महेश वर्मा जी से लूंगा, लेकिन आप उसे सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। श्रीलंकन ठीक है नहीं, अब महेश वर्मा जी इसका जवाब देंगे। सैफ जी डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। महेश वर्मा जी जो सवाल सैफ खान ने पूछा और जो बात विक्की जी ने कही है, इसका जवाब तो मुझे चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्या वाकई में अपोजिशन बार बार कह रहा है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसे छुपाने के लिए सरकार इस तरह का माहौल बना रही है, इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं? महेश वर्मा जी, मैं 1 मिनट शांति से अपनी बात कह सकता हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, मैं आपको कह रहा हूं, विपक्ष आज जो कह रहा है और जो कह के लोगों को लेके आ रहा है, वो ये कह रहा है कि इस देश में एनआरसी लागू होने जा रही है और जितने मुसलमान हैं उन लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाई तुम जो है 71 से पहले का तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें डिटेंशन हाउस में डाल दिया जाएगा। ये कह के उनको घरों से निकाला जा रहा है। अभी सुनने में, जैसे अभी विक्की जी ने कहा कि भाई ये कह के हमारे लोग इसलिए सड़क पे नहीं उतर रहे हैं कि ये सीएए से कोई लेना देना है। उनका ये कहना है कि इस बात से लेना देना है कि भाई शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो रहा। आप बोलेंगे कि बीच में बोलते हैं मेरा स्टेटमेंट को फिर से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अच्छा चलो कोई बात। अरे भैया ठीक है, आप बोल लेना ना, मेरे बात बोल लेना यार। आप मेरे बात बोल लेना, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरे पॉइंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश, आप मेरे बात कहना ना, मेरे मैंने आपको मैनिपुलेट किया हुआ है। आप मेरे पॉइंट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि सरकार के पास और कोई एजेंडा नहीं के पास कोई समझ तो होती नहीं है, सरकार, झूठ बोलने आप के लिए लोगों के पास सब। समझ है, आप लोगों के पास सारा समझदारी का आपने ठेका ले रखा है। क्या आप देश का जनता का आवाज ये उस गैंग के लोग हैं, ये है वो गैंग। देखिए देशद्रोह जिनके ऊपर चल रहा है, निकला कन्हैया जैसे लोगों के अब निकला हुए क्लास के लोग, ये है इनका असली रूप, ये इनका चरित्र, इनसे पूछेगा, इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें। जाने वाला कैसे लोग हैं ये है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस देश में एक फंडामेंटल राइट्स है, अफजल साहब ये बता देंगे। इन लोगों को तो मैं पूछूंगा नहीं। इस देश में अब जवाब दे दीजिए। छह फंडामेंटल राइट्स है, उसमें एक नागरिकता है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को हम किसी भी तरह से छेड़ेंगे तो उसमें हम उसको पूरी तरह से 2/3 मेजोरिटी चाहिए साहब पार्लियामेंट में, और उसके बगैर वो नहीं हो सकता है। आपको मैं बताऊं, और फंडामेंटल राइट्स जो है, इस तरह के जितने भी कानून अमेंड होते हैं, इस तरह के कोई भी कानून लेकर आया जाता है तो उसका सबसे पहले एक फॉर्मेट जो है सारी पार्टियों को, ऑल पार्टियों को जाता है, और वहां से ये तय होता है कि इसको लाया जाए, ठीक है नहीं लाया जाए। महेश की बात हो गई। महेश जी, मैं अफजल अब्बास साहब, मेरा बहुत छोटा सा सवाल आपसे। अफजल अब्बास साहब, मुल्क में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, जो कुछ आज लखनऊ में हुआ, जो कुछ जेएनयू में हुआ, जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? अफजल अब्बास साहब मत बोलिए हिंदू से शनार्थी, ये जोड़ने तोड़ने का राजनीति। ठीक है, मैं सैफ आ रहा हूं। विक्की, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अफजल अब्बास साहब से मैं पहले सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। सुनिए, अफजल अब्बास साहब, प्रतिशत आबादी हमारे देश में हिंदुओं की हिसाब, ये हिंदुओं को ऐड करना बंद करिए। देखिए सबसे बड़ा आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं, आप क्या कह के लेके आप क्या बोल रहे हैं? आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं। मैं आ रहा हूं, सैफ साहब मैं आ रहा हूं। ठीक है, महेश वर्मा मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए आप तो। साहब जी, अरे अफजल बड़े अब्बास पार्टी साहब के नेता है, इसका मतलब नहीं कि छोटी पार्टी दबा दीजिए आप। देखिए सवाल इस बात करें कि किसके जरिए हो रहा है, ये जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है, और जाहिर सी बात बिलखसूस मुसलमानों में ज्यादातर कंफ्यूजन भी है, और ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान, गैर मुस्लिम लोग भी इस एजुकेशन में शामिल है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बात को वाजा करना जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री को वाजा कर दे और आके 5 मिनट अपने तकरीर के बाइट दे दे। मैं समझता हूं कि मसले का हल निकल जाएगा। और खास करके कुछ लोग ऐसे भी हैं, आग में घी डालने का काम करे, अपना मुफाद साधना चाह रहे इस बिल के तहत। ये भी बात सही है, इसे इनकार नहीं किया जाता है। बच्चे एहतजाज कर रहे हैं,
अच्छी बात है करें, लेकिन कुछ लोग आके उसमें आग में घी डाले काम करें, ये अच्छी बात नहीं है। ये देश हित में नहीं है, समाज हित में भी नहीं है, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सैफ खान अब मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। सैफ खान, जिस तरह से अफजल अब्बास साहब ने कहा कि कुछ लोग इस तरह के हालात का फायदा उठाना चाह रहे हैं, आग में घी डालने का कुछ पार्टियां काम कर रही हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या सच्चाई यही है सैफ खान? देखिए बिल्कुल, उसमें गुलाम नबी आजाद है, उसमें प्रियंका गांधी है, मैं बताता हूं उसमें आपको, सोनिया गांधी है, अहमद आप सुन लीजिए, है, बताने ये दीजिए तमाम लोग हैं। आप महेश वर्मा जी सुन लीजिए, चले गए, आप चाहते हैं चले गए, कि आवाज पर चले गए, कैसे दबा ये दें? नहीं बताया कि किस मैं बात ये की पूछता याचिका डाली है। अरे अभी ये नहीं बता पा सवाल रहे पूछूंगा तो हैं फिर कि राहुल लोग आ गांधी जाएंगे। ऐसे मौके पे कहां चले गए? हरेरा साहब, राहुल गांधी हरेरा साहब, महेश वर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आग लगा के की बात कर रहे थे, लोगों को सड़क पहली पे बार लाके किसी भी आप देश में सुनिए, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई आलू प्याज नहीं, एक करके बात कीजिए। देखो इस तरह बात समझ में नहीं आएगी, इस तरह बात समझ में नहीं आएगी। महेश वर्मा जी और सैफ खान, बात इस तरह समझ में नहीं आएगी। मैं एक करके जवाब दे दीजिए। मैं महेश वर्मा आ रहा हूँ, महेश वर्मा मैं आपके पास आ रहा हूँ, खामोश हो जाइए। महेश वर्मा खामोश हो जाइए, आ रहा हूँ आपके पास। सैफ आप कंटिन्यू कीजिए। को जनता पे आप फायरिंग करवा रहे हैं और आप ये सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए, शर्म आनी आपके चाहिए। जवाब सवाल नहीं दे रहे हैं, आपके मैं सवाल आपसे का सवाल नहीं दे का रहे हैं। जवाब ही दे रहा हूँ, मुझे आप समझ में बबलाहट नहीं देते आ हैं रहा। कि आप शुरू हो गए। मैं तो ये पूछता हूँ नहीं, साहब, बौखलाहट नहीं आप है। अभी टेररिज्म के साहब, लिए मुझे ये पहली बताइए, बार राहुल किसी भी गांधी देश का में किसी बैंकॉक टेररिज्म करना मशीन जरूरी को था टिकट दिया या गया, लोगों से अपील किसके करना द्वारा? जरूरी था? भारतीय जनता पार्टी के अरे द्वारा। भाई, आप मना अपनी कर दीजिए, शिवसेना नहीं से दिया, पूछते ना, मना जिसने कर दीजिए ना, सपोर्ट नहीं किया, दिया, जिसने नहीं, सपोर्ट दे किया दिया, नहीं दिया, CAA को, दिया था, नहीं उससे दिया। पूछते ना जिसके साथ सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, पीडीपी छोड़ की देते किसके ना साथ उसके थी? साथ। वो तो ये कहती है हट साहब जाते कि ना। हमारी रिजाइन कर करेंसी देते ना पाकिस्तान की मोदी चलनी पे। चाहिए। आप सरकार चला 2003 चुके में थे, मनमोहन सिंह ने वो राज्यसभा तो में ये क्या बोला कहते हैं कि भैया बॉर्डर ही नहीं होना चाहिए आना पाकिस्तान के चाहिए। साथ में। अब आपने वही उनके साथ वही सरकार तो चलाई। ठीक है, बात हो गई दोनों की। हरेरा साहब, सैफ खान बात हो गई, महेश वर्मा बात हो गई। देखिए दोनों लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेश वर्मा जी बात हो गई मेरे ख्याल से। अब सुन लीजिए, अब एंकर को भी मौका दीजिए, एंकर को भी मौका दे दीजिए। सैफ खान बात हो गई, अब खामोश हो जाइए दोनों लोग। हरेरा साहब सवाल ठीक है, बात हो गई मेरे ख्याल से। सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है, उनका पुनर्वास ठीक किया है, जाएगा। ठीक है। अफजल अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अफजल अब्बास साहब, जालिम, इससे अफजल बड़ा अब्बास साहब। काम, इससे बड़ा अपराध। महेश वर्मा जी अब सुन लीजिए मेरा आप। ये कहना है कि CAA से महेश जी आप ही की बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। महेश वर्मा जी, मैं कह रहा हूँ महेश वर्मा जी, डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। इतराज है। देखिए लोकसभा राज्यसभा, अरे लोकसभा, अब हो रहा साहब, लोकसभा राज्यसभा से CA कैब पास हो चुका, CA हो गया। मैं कहता हूं कि अगर एतराज है, जाहिर सी बात बहुत सारे लोग एतराज है जो जमीन पर नजर आ रहा है, तो मेरा ये कहना है कि इसके बावजूद भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है, याचिका दायर की गई है, उसका इंतजार करना चाहिए इंसान को कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है। जाहिर अगर आपको एतराज है, पार्लियामेंट पे है और लोकसभा राज्यसभा पे है, तो जाहिर सी बात है जो लोग याचिका दायर किया उसका वर्डिक्ट आ जाने दिए। मैं समझता हूं कि गलत होगा तो उसका फैसला करें। ठीक है, मैं महेश वर्मा आपके पास आऊंगा। महेश वर्मा जी, इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। महेश वर्मा जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? महेश वर्मा मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? सैफ खान मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? आप लोग लगातार आप लोगों ने डिबेट को डिस्टर्ब किया है। महेश वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डिबेट के शुरू में तहसीन पूनावाला ने उठाया था कि जिन स्टेट में प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ है वो सब बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, कर्नाटक की हम बात करें या दिल्ली की अगर हम बात करें, हर जगह पर जहां पर वायलेंस हुआ, ये इन स्टेट की पुलिस तो सरकार के ही अंडर में आती है। महेश वर्मा जी, सवाल तो सरकार पर ही उठेगा। बहुत आपने दुरुस्त फरमाया। ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? आपने बड़ी सही बात कही, आपने सही बात कही कि ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये उन लोगों को मारा जा रहा है यूपी, बिहार और दिल्ली में, जहां आप मुझे बताइए, अमानतुल्लाह खां वहां भड़का के चला जाता है, उन्माद की आग फैलाता है, सड़क पे
बसों को फूंक नहीं देता तो है। आपकी पुलिस और आपको इंटेलिजेंस क्या कर रही है? स्कूल बस फूंक दिया जाता है। आपकी पुलिस वहां क्या कर रही है? बच्चों को मारा जाता है। महेश आप वर्मा जी, मुझे आपकी बताइए, पुलिस वहां पर क्या कर रही है? आप इंटेलिजेंस आपका क्या कर रहा है? आपकी एजेंसियां क्या कर रही है वहां पर? देश को बच्चों को इन्होंने पूछने के चंद लिए, लोगों बच्चों ने की बड़ी ये तकलीफ चंद का गुंडे, छातियों पे बैठ के ये प्रवचन चंद दे गुंडे रहे मैं हैं। इनको गुंडा गए ये क्या? बैड एलिमेंट कहूंगा। जामिया गए? ये बैड एलिमेंट JNU है गए? जो इस देश के मद्रास संविधान और यूनिवर्सिटी कानून गए? को कौन सी ताक पे यूनिवर्सिटी रखे गए? जाके और अपने जिस बच्चों तरह का से पूछा। इन्होंने यहाँ बैठ के सड़कों मुझे प्रवचन मत दीजिए। सड़कों पे भाषण मत दीजिए आपने। फैलाया यहाँ हुआ आपके है, भाषण ये सुनने देश के लिए कभी नहीं माफ आए। नहीं करेगा। हम ये पूछ रहे मुस्लिम बच्चों की बच्चे कभी इतनी माफ फिक्र नहीं है, करेंगे। पढ़ने बच्चों की लिखने वाले इतनी फिक्र बच्चों है, के तो हाथ में ये हॉस्पिटलों से पत्थर उठवा पकड़ा लिया रहे उन हैं, बच्चों को। ईंट पकड़ा रहे हैं। लेकिन महेश वर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है कि फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? तालिबान आपकी पुलिस क्या कर रही है? चीजों को लेके चल रहे हैं। ये जिस तालिबानी एजेंसियां कर क्या रही है? फिर इस तरह के हालात बन जाए जिस हैं। तरीके से उनको किस तरह लाइब्रेरी की से चीजें निकाल हैं? के उनका सर फोड़ा जा रहा है। आप आप सोचिए ये मुझे बताइए किस कि ये तरीके किस का तरह के लोग हैं। डेमोक्रेसी है। ऐसे आप लोगों बात को नहीं क्या सुनेंगे कभी देश स्टूडेंट्स माफ की। करेगा? आप आरक्षण को देखिए, आपका आरक्षण इकोनॉमी में इन्होंने बैंक अरबों खरबों की हद पे चला आप गया। सोचिए कि आपका आरक्षण के अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर रेट ये हाईएस्ट वही रेट लोग पे हैं चला गया। जिन्होंने क्या अब कहा? हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। नहीं ठीक है, मुझे शायद आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं या फिर मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं या मेरी तरफ से सवाल लेना नहीं चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह के हालात हैं जमहूरियत में, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। तशद्दुद से किसी भी मसले का हल निकलने वाला नहीं है। पुरअमन एहतजाज आप जरूर कीजिए, क्योंकि यह जमहूरियत है। जमहूरियत में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो कुछ नजारा आज हमने लखनऊ में देखा, 2-3 दिन पहले हमने जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, आज कर्नाटक से के मैंगलोर से जिस तरह की तस्वीरें आई, गुजरात के अहमदाबाद से जिस तरह की तस्वीरें आई, ये दिल दहला देने वाली हैं। तशद्दुद की कोई जगह एक तरह से जमहूरियत में नहीं है। और फिर मैं बार बार न्यूज 18 उर्दू के चैनल से यही अपील कर रहा हूं कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। पुरअमन एहतजाज आप जरूर कीजिए, अपनी आवाज जरूर उठाइए, लेकिन तशद्दुद से आप बचिए। और अफवाहों का बाजार, जो शरपसंद होते हैं वो इस तरह के मौकों का फायदा उठाते हैं। ऐसे में अफवाहों से आप बचकर रहिए और तशद्दुद से गुरेज कीजिए। यही अपील है न्यूज 18 की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अफजल अब्बास साहब, महेश वर्मा जी, विकी महसारी जी और सैफ खान, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।